जी 1 2 3 स्टार्ट। तुम चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। उस दिन पापा का मुझे फ़ोन आ गया था 4:30 बजे शाम के कि तू घर आ जा। तो जब हम घर गए तो हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। दोस्तों, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस चैनल में जो दूसरा व्लॉग होगा वो हमें ये डालना पड़ेगा कि दादाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। आप लोग समझ गए होंगे, मैं दिव्या के दादाजी की बात कर रहा हूँ अभी, जो अब हमारे बीच में नहीं है। आप लोगों ने पोस्ट देखा होगा, काफ़ी लोगों की उस पर प्रतिक्रियाएँ भी आई थी, बहुत से लोगों ने उनको श्रद्धांजलि समर्पित की थी। और इस बात को बीते हुए 5-6 दिन हो चुके हैं। यही था जिस दिन दादाजी गए थे, हमें लगा अब हम ऑब्वियसली व्लॉग्स तो नहीं बना पाएंगे, तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें ताकि आप लोगों को पता रहे कि व्लॉग किस वजह से नहीं आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे दादाजी 87 ईयर्स के थे और अभी रिसेंटली उनको 88 ईयर लगा है इसी मंथ। तो जो दादाजी थे उनको लास्ट ईयर से ना ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एक्चुअली उन्हें हुआ क्या था कि वो कुछ भी खा रहे थे तो उनका यहीं से वॉमिट आउट होके सब वापस आ रहा था। हमने लास्ट ईयर मार्च में दादा दादी की 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी कि शादी को 60 साल पूरे हो गए थे और काफ़ी अच्छा रहा था सब कुछ। उसी के जस्ट 1 या 2 महीने बाद मतलब मार्च में हुई और अप्रैल मई में दादाजी गांव गए। दादाजी ने पूजाई अटेंड करी और जब वहाँ से वापस आए तो दिक्कत पहले से हो रही थी, थोड़ा थोड़ा उनको खाना जो खाते थे अटकता था। फिर उनको ऐसा हो गया कि जो वो खा रहे थे तो उनको वॉमिट आउट हो जा रहा था। तो शुरू में हमें लगा पच नहीं रहा, शायद ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उसके बाद दादाजी रेलवे में थे तो दादाजी रेलवे हॉस्पिटल सीपी में दिखाते थे अपने को। फिर उनके काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए और जब हुआ तो सब कुछ पता चला कि जो फूड पाइप है वहाँ पे उनकी एक गांठ है, जिसको आप ट्यूमर भी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। मतलब वो गांठ जो थी वो कैंसरस हो चुकी थी और उस वजह से उनका कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था। वो खा रहे थे तो वॉमिट हो रही थी। तो सबसे पहले तो उनको फूड पाइप लगा था ताकि वो खाना खा सके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली लास्ट ईयर की सारी वीडियोस में दादा दादी को फूड पाइप लगा था और दादाजी ने काफ़ी मतलब उस चीज़ को इतना नेगेटिवली नहीं लिया। उन्होंने बोला ठीक है, हमने उनको समझाया कि दादाजी एटलीस्ट आप खा तो पा रहे हो। तो वो उसमें भी खुश थे कि हाँ बेटा ठीक है, कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए लगाया हट जाएगा, मैं खाना तो जा ही रहा है मेरे पेट में। और उस टाइम रूटीन ऐसा रहता था कि दादाजी को हर 2 घंटे में फीड करना होता था। तो सुबह 8-9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हर 2-2 घंटे में दादाजी को लिक्विड डाइट दी जाती थी। फिर धीरे धीरे दादाजी की ट्रीटमेंट भी शुरू हुई। दादाजी को कीमोथेरेपीज़ हुई, रेडिएशन थेरेपी हुई, वो भी दादाजी की काफ़ी अच्छी गई। मतलब दादाजी ने काफ़ी उसमें स्ट्रॉन्गली उसको झेला और उनसे मतलब काफ़ी अच्छे से वो लड़े उस चीज़ से। दादाजी के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दादाजी की जो विल पावर थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो मतलब इतने बीमार होने के बाद भी अपने आप को बिल्कुल बीमार महसूस नहीं करते थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ ना कि हमने बोला दादाजी अब आप सुबह मत उठना, आप नॉर्मल 6-7 बजे उठा करना और अपना रूटीन अब थोड़ा चेंज करो क्योंकि आप बीमार। तो उन्होंने बोला क्यों, मैं रूटीन क्यों चेंज करूँगा। वो स्टिल 4 बजे उठते थे और उनका एक नियम था, पूरे घर में मेड आएगी, पर वो बोलते थे मेरे रूम में मेड नहीं आएगी, मैं खुद ही अपने कमरे में झाड़ू मारूंगा और पोछा मारूंगा। नॉट बिकॉज कि कोई उनकी बहुएं नहीं कर सकती या कोई और नहीं कर सकता या मेड नहीं कर सकती। उनको ये था ये चीज़ मुझे एक्टिव रखती है, मैं हाथ हिलाता हूँ, मतलब वो ऐसे वाले वो जो ब्रूम होता है
वो उससे सुबह सुबह बिल्कुल अपने रूम की सफाई करते थे। वो इतने पंचुअल और इतने वो थे, वो पर्टिकुलर कि भाई ये मैं करूँगा तो मैं एक्टिव रहूँगा। वो सुबह खाने के बाद 1 घंटे घूमते थे, दिन में खाने के बाद 1 घंटे, रात को 1 घंटे, ये उनका शेड्यूल था और रूटीन था। ऐसे करके दादाजी ने काफ़ी महीने निकाल दिए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो दादाजी की हेल्थ और गिरती गई। उसका रीज़न ये था कि दादाजी की इस एज में सर्जरी नहीं हो सकती थी और ना वो इतने फिट थे कि वो सर्जरी करवा पाएँ, क्योंकि कॉन्टीन्यूस वेट लॉस हो रहा था। तो मैं आपको बताऊं लास्ट में तो मेरे ख्याल से दादाजी का वेट 30 kg भी नहीं रहा होगा, 25 kg के आसपास रहा होगा। जब हमने लास्ट किया तो जब वो खड़े थे अपने पैरों में तब उनका 32-31 kg था। तो फिर उसके बाद साल भर ऐसे ही निकला। फिर दादाजी का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखी डॉक्टर्स को, तो उन्होंने फूड पाइप हटा दिया उनका। 1-1.5 महीने मतलब पूरा जैन और आधा दिसंबर दादाजी बिना फूड पाइप के रहे। फिर उनको फिर से सेम प्रॉब्लम होने लग गई, तो फिर डिसाइड हुआ कि फिर से फूड पाइप दिया जाएगा। फिर में से कई लोगों को पता होगा मेरे भाई की सगाई हुई थी मार्च में, तो मेरे दादाजी कहते थे बस मैं इसकी सगाई तक ठीक रहूं। तो उन्होंने वो सगाई भी बहुत अच्छे से अटेंड करी। वो फिट थे, वो चल रहे थे, वो सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, काफ़ी अच्छा रहा। अप्रैल भी उनका मतलब धीरे धीरे हेल्थ डाउन हो ही रही थी। फिर अप्रैल में थोड़ी डाउन हुई और फिर मैं बोलूँगी आपको कि अप्रैल लास्ट से तो काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगी। बर्थडे के टाइम भी वो ठीक थे, बट उनकी एक्चुअली किसी की बॉडी में वेट नहीं होगा और वो पाइप से खाना जाएगा तो बॉडी ऑब्वियसली वीक होगी, तो उससे दादाजी काफ़ी वीक हो गए। एक मुंह से खाना और एक पाइप से लेने में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुंह से खाया हुआ थोड़ा लगता है कि हमारे पेट में कुछ जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट अगर पाइप से कुछ इनटेक होता है तो आप लोग को मतलब कुछ आइडिया ही नहीं होता कि हमने क्या खाया है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से बॉडी पर लग नहीं रहा था और उसी चीज़ की वजह से दादाजी बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। हम लोग दादाजी को देखने जाते थे, मिलने जाते थे उनसे। तो मुझे याद है एक दिन दिव्या के पापा यानी मेरे ससुर जी, उनकी आंखों में आंसू थे और जब हमने पूछा कि आप क्यों मतलब रो रहे हैं, क्यों आंसू हैं, तो वो कह रहे हैं कि पिताजी ने आज बोला है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे लेके ना हरिद्वार जाना। तो वो इस चीज़ को लेके रो रहे थे कि मतलब ये समय आ गया है कि अब मुझे मतलब मेरा अंतिम समय आने वाला है। उनको दिख गया था शायद, तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करी कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो हरिद्वार में जाके हो। तो मतलब एक पवित्र स्थान पे जाके वो अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे और हम लोग लेके भी गए उनको। जैसे जैसे दादाजी की हेल्थ डाउन होती गई तो वो एक्चुअली उनकी ना बहुत पेन होता था, ये बहुत दर्द करती थी जगह, तो उनको पेन किलर्स देने पड़ते थे, क्योंकि वही था जो चीज़ उनको पेन से रिलीफ दिला पाती थी। तो वो पेन किलर्स ऑब्वियसली जब आप पेन किलर ज़्यादा लंबे टाइम तक लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी किडनी वगैरह और पार्ट्स पे इफेक्ट करती है। तो फिर मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगी, पर लास्ट के 4 दिन दादाजी थोड़े अनकॉन्शियस टाइप थे, मतलब कम बहुत हाँ ना में जवाब दे रहे थे। और लास्ट दिन तो दादाजी ने बिल्कुल सिर्फ दादी का ही हाथ पकड़ा था लास्ट मोमेंट पे। तो फिर बहुत ही मतलब वो कुछ भी खा रहे थे तो लास्ट के 2 दिन में उनका वो डायरेक्ट मोशन की फॉर्म में निकल जा रहा था। और उसके बाद जब जिस दिन दादाजी गए उस दिन पापा का मुझे फ़ोन आ गया था 4:30 बजे शाम के कि तू घर आ जा। तो जब हम घर गए तो दादाजी को मतलब नीचे लिटाया हुआ था, क्योंकि बोलते कि बेड पे प्राण नहीं छोड़ते, मतलब नहीं छोड़ा जाता कई लोगों से। तो दादाजी को नीचे बिठना हमने लिटाया, मतलब उन लोगों ने पहले से लिटाया हुआ था और वहाँ सब बैठे हुए थे। बुआ थी, मतलब मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे छोटे दादाजी लोगों के जितने चाचा लोग बच्चे सब थे। हम मतलब थे 17-18 लोग, हम वहीं पे थे उस टाइम पे। तो फिर दादाजी की एक ही सांस चल रही थी उस दिन। और तो फिर हम सब ने बोला कि पंडित जी को बुला, वो बताएंगे। तो दादाजी के हाथ से उस टाइम पे गोदान करवाया गया और साथ ही साथ अनाज का दान, जो दान होते। और पंडित जी ने बोला कि गीता का आप 18वां अध्याय पढ़ो। तो फिर मेरे चाचा हैं जो उन्होंने 18वां अध्याय पढ़ा और वो पढ़ते पढ़ते ही मतलब सुनते सुनते ही दादाजी ने मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ था उससे पहले दादाजी ने अपने प्राण छोड़ दिए और हम वहीं बैठे हुए थे। दादाजी का हाथ हमारे हाथों में ही था। तो शाम को मतलब 20 मई को शाम को 5 बजे 5:15 बजे दादाजी ने अपने प्राण छोड़ दिए थे।
और सब पूरे परिवार के सामने ही छोड़े थे, सब वहीं पे। वो बोल कुछ नहीं रहे थे पर उनको सब दिख रहा था। उन्होंने लास्ट में दादी ने बोला कुछ बोलना चाहते तो उन्होंने दादी का बस हाथ पकड़ा था। तो बस यही रहा था, तो सोचा आप लोगों को भी बता दें। फिर बहुत मुश्किल था पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि हाँ ऐसा होता है कि लोग अपने दादा दादी से अलग रहते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, पर हम अपनी पूरी लाइफ अपने दादा दादी के साथ ही बिताई है। हर एक दिन मतलब बचपन से लेके और अभी तक मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरा जो मायका है वो बहुत पास, तो कोई भी सुख दुख होता है तो हम लोग 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल था। और स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो सारे बच्चे अटैच हैं, पर मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो दादाजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। कभी ऐसा नहीं करा कि लड़की है ये वो। दादाजी बोलते थे, मतलब दादाजी को ये था कि ये सबसे हमारे घर में समझदार है। और बचपन में भी दादाजी ने, मम्मी बताती, मेरी इतनी मालिश करी, मतलब बहुत ध्यान रखा कि हमारे घर की पहली बेटी है। मेरे दादाजी पहली बार दादाजी बने जब मैं पैदा हुई, क्योंकि घर के सबसे बड़े मेरे पापा थे। मेरे दादाजी सबसे बड़े थे, फिर मेरे पापा सबसे बड़े थे, और इस जनरेशन में मैं सबसे बड़ी हुई। दादाजी ने बहुत प्यार दिया पूरी लाइफ, लास्ट तक भी। जब दादाजी बीमार भी थे, उनको नहीं कई बार वो दवाई के उसमें होते थे तो उनको नहीं पता चलता था कि कौन आया है, पर उनका हाथ हमेशा सबको आशीर्वाद देने के लिए ऐसे उठता था कि अच्छा, सब बोलते थे हम आ गए, तो ऐसे ऐसे करके सबके सर पे हाथ रखते थे। और उनकी कमी हमें बहुत ज़्यादा खलेगी, वो तो हम नहीं मतलब बता सकते कि हम उनको कितना मिस करने वाले हैं। पर बस ये है कि सब बोलते हैं ना कि मतलब वो बहुत दर्द में थे, उन्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, पर मैं बोलूँगी वो हमारे सामने थे ना तो हम तसल्ली थी। चाहे वो ठीक भी नहीं थे, पर हमें ऐसा होता था कि यार ये हमारे साथ है, बड़ों का साया हमेशा साथ है, सब देख रहे सुन रहे। पर जब उन्होंने मुझे एक दिन, मतलब ये होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं गई थी, तो उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ मेरे प्राण चले जाएं। तो तब मुझे सुन के बहुत खराब लगा कि जब इंसान इतना बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि उनमें बहुत जीने की इच्छा थी, पर अगर वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं दैट मीन्स वो किसी ऐसी चीज़ से मतलब उन पे ऐसे कुछ बीत रहा है जो बयां भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि दूसरा बंदा नहीं समझ सकता कि उनको कितना दर्द हो रहा था। तो हमें बस ये था कि अगर वो उनको मुक्ति मिल जाएगी तो वो थोड़ा रिलीव्ड रहेंगे, उनको दर्द अब नहीं सहना पड़ेगा। तो बस फिर दादाजी हम सबके बीच से चले गए, और अब बस उनकी यादें रह गई हैं। और बहुत मिस करेंगे दादाजी को। चल तो गाइज आप लोगों को बताइए, थोड़ा इमोशनल हो गई है दिव्या, जैसे इसने बताया कि शुरू से ही दादाजी के साथ रही। चल यार, उन्हें मुक्ति होगी, सब यही कह रहे हैं ना, उनको मुक्ति मिल गई उस शरीर से। और दादाजी ने तो मुझे पता है वो जहाँ होंगे हमेशा हमें देखेंगे, और बहुत खुश होंगे कि उनके पूरे परिवार ने, मतलब उन्होंने जितना प्यार सबको दिया, सबने उनको भी उतना ही प्यार दिया। और जब वो उस लायक नहीं थे कि वो अपनी चीज़ें खुद कर पाए, तो उनके सारे बच्चों ने, पूरे परिवार ने उनका बहुत ध्यान रखा। तो मुझे ऐसे लगता है वो जहाँ भी है वो सबको आशीर्वाद और प्यार ही दे रहे होंगे वहाँ से, और देख रहे होंगे हम सबको। और बस यही है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, चाहे वो दादा दादी हो, नाना जिसके भी हैं, मतलब मैं बोलूँ तो वो उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो अब इस पड़ाव में होते हैं ना एज के कि उनको कुछ भी हो सकता है। तो मतलब यही जो समय है ना, यही याद आता है। तो मेरे पास इतनी सारी मेमोरीज है
मेरे को कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दादाजी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करा है। मतलब मेरे नाना जी बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, फिर शायद 1 साल या कुछ ही थी, मुझे नहीं पता नाना जी कब प्यार क्या होता है, नाना जी क्या होते हैं। नानी मेरी है, पर दादा दादी ने कभी वो कमी मतलब हमको खलने ही नहीं दी कि हमें अपने नाना जी की याद आए या नानी की याद आए, क्योंकि दूर रहती हैं। तो दादा दादी ने हमेशा बहुत प्यार दिया है। बस यही है कि दादी रह गई हैं, जो दादी को ही छोड़ गए हैं हमारे पास, वो ठीक रहें, अच्छे से रहें, और हम अब उनका ध्यान रखें और अच्छे और मेमोरीज क्रिएट करें उनके साथ, और वो हमारे साथ ऐसे रहें हमेशा। तो मैं दिव्या का दुख समझ सकता हूँ इस टाइम पर। मुझे भी बहुत दुख है दादाजी के जाने का। और जैसे कहते हैं ना कि एक पोते का पहला दोस्त उसके दादा दादी होते हैं, पोते पोती का, और ऐसे ही एक दादा दादी का आखिरी दोस्त उसके पोता पोती होते हैं। तो इस वजह से बॉन्ड इतना ज़्यादा था, किसी के भी बीच होता है। अगर आप लोगों के भी दादा दादी जी हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के बीच में बॉन्ड कैसा है। और उन्हीं यादों को याद करके दिव्या भी इमोशनल हो रही है। और अब दादाजी को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। मुझे याद है कि हर उनकी खुशी में हम शामिल होते थे। वो इतना, सबसे बड़ी बात, वो इतना खुश होते थे बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे मैंने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने तो ऐसे बोलते हैं छोड़ो ना, अब हम बुजुर्ग हो गए, क्या करना। पर मेरे दादाजी जब 85 ईयर्स की कंप्लीट हुए ना, तो हमने दादाजी को बोला 2 साल पहले कि दादाजी हमें एक पार्टी चाहिए, ग्रैंड पार्टी। तो उन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो, हमें ग्रैंड। उनको इतना अच्छा लगता था कि मेरा पूरा परिवार, उन्होंने स्पेशली एक कैफ़े बुक, मतलब हमने ही करवाया, पर करवाया हमने, पर फंड उन्होंने ही करा। उन्होंने बोला मेरा बर्थडे कोई पैसे नहीं देगा, मैं पैसे दूंगा। हमने इतना अच्छा उनका 85th बर्थडे सेलिब्रेट करा, हमारी पूरी फैमिली, हम 20-25 लोग बाहर गए। तो वो इतने वो थे कि भाई बस परिवार साथ में होना चाहिए। उनको छोटी मेमोरीज इतनी अच्छी लगती थी कि बस मेरा परिवार इकट्ठा हो जाए, मेरा परिवार एक साथ आ जाए और अच्छी मेमोरीज बनाए हम लोग। और अभी तो मतलब इतना पता नहीं चल रहा, मतलब याद तो, पर अब मेरे को ऐसा होता है कि अब भी जब थोड़े दिन हो जाएंगे और मैं अपने घर जाया करूँगी, वहाँ पे अब मेरे को दादाजी देखने को नहीं मिलेंगे। पर ये कि वहाँ मैंने उनकी इतनी सारी फ़ोटोज़ बना रखी है, तो हम उसी में उनको याद करेंगे। हम सभी आपको बहुत याद करेंगे दादाजी, और आपका ये गाया हुआ गाना हम हमेशा सुनते रहेंगे। चलो दादाजी, 1 2 3 स्टार्ट। तुम चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब।